मेकअप करने वाली बहू का रक्षाबंधन। कमरे में आईने के सामने बैठी रिया नाम की कोरी खूबसूरत लड़की अपने चेहरे पर महंगे महंगे क्रीम मलती चली जा रही थी। पायल की शादी में ना सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी, रिया मेकअप करने में लगी थी। इधर बाहर घर में रिया के 3 भाई रमेश, सुरेश, महेश रिया को आवाज लगा रहे थे। अरे रिया, और कितना समय, हमें ऑफिस जाने में देर हो रही है। भाई रुकिए। रमेश बेटा, तुम जाओ, अपने काम पर जाओ। ये रिया 1 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं आएगी। तुम्हें तो पता है ना, एक बार जब ये अपना मेकअप करने बैठती है तो पूरे 2 घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती। माँ, रिया चाहे 1 घंटा लगाए या 1 दिन, हम उसका इंतजार करेंगे। आखिर हमारी चहेती बहन है वो। तभी रिया की काली सांवली बहन कोमल रसोई से अपने भाइयों की टिफिन लेकर बाहर आती है। ये लीजिए भाई, आपकी टिफिन। तभी महेश कोमल को एक चांटा मारता है। काली कलौटी, तुझे कितनी बार कहा है, टिफिन हमारे हाथ में नहीं, बाहर कार में ले जाकर रखा कर, जा। काली सांवली कोमल बाहर आकर अपने भाइयों की कार में उनके टिफिन रखकर वापस घर में आती है। कोमल रमेश, सुरेश, महेश की सगी बहन थी, पर उसके तीनों भाई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा कोमल को काली कलोटी कहकर उसका अपमान करते थे, उसे मारते थे और उसी से घर का सारा काम करवाते थे। रमेश, सुरेश, महेश के लिए उनकी गोरी बहन रिया ही सबसे ज्यादा चहेती थी। वो रिया को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बचपन से ही तीनों भाई का प्यार केवल रिया को मिलता आ रहा था। रिया की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये भाई अपनी जान तक दे सकते थे और बेचारी कोमल पर हमेशा गुस्सा करते थे, उसे मारते थे, उसे नौकर की तरह घर में इस्तेमाल करते थे। कोमल, रिया को बुला कर लिया। कोमल रिया के कमरे में आती है। रिया, भाई तुझे बुला रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे सत्यानाश हो तेरा कलोटी, तो क्यों आई है मेरे कमरे में? तेरी मनहूस काली शक्ल देखकर पूरा मूड खराब हो गया। जा, निकल जा यहाँ से। कोमल घबराते हुए बाहर चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद रिया सज सवर कर मेकअप करके बाहर आती है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी लग रही है हमारी बहना। अब चलें? भाई, मुझे भी अपने साथ कार में लेकर चलिए ना, मैं बाजार में उतर जाऊंगी, मुझे सब्जी लाने जाना है। चल भाग यहाँ से, हम क्या तेरी नौकर है क्या? पहले ही हम इतने लेट हो गए हैं, पैदल जा बाजार। ये सुनकर कोमल उदास हो जाती है। तभी रिया अपने तीनों भाइयों के साथ चली जाती है। रिया का बचपन से पेशा है केवल खुद का मेकअप करना, और वो घंटों मेकअप करती रहती थी। घर में काम करना, खाना पकाना, झाड़ू पोंछा, सब काम केवल कोमल ही करती थी। काले रंग की वजह से कोमल के जीवन में बहुत सी तबाही आ चुकी थी। वो अपने ही घर में नौकर की तरह जीवन बिता रही थी। कोमल बेचारी पैदल ही बाजार चली जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। रिया महारानी की तरह अपने घर में रहने लगी और बेचारी कोमल नौकरों की तरह घर में काम करने लगी। किसी को भी कोमल पर दया नहीं आती थी। एक दिन कोमल और रिया दोनों की शादी एक ही घर के 2 लड़के तरुण और राहुल के साथ हो जाती है। तरुण के परिवार में उसके माता पिता दर्पण और सुजाता थे। शादी के दूसरे दिन, सुन रिया बहू, घर में काफी सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन कपड़ों को आंगन में ले जा और अपने हाथों से धो। क्या? मैं कपड़े हाथ से धोऊं? तो क्या पैर से धोती? जा, जल्दी कपड़े धो, और कोमल बहू तू रसोई में जाकर खाने की व्यवस्था कर। जी माँ जी। तभी रिया बड़ी बाल्टी भर कर बाहर कपड़े ले आती है और अपने हाथों से धोने लगती है। अरे ये कपड़े तो बहुत सारे हैं, ऐसे धूप में कपड़े धोते धोते तो मैं कोमल की तरह काली हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। रिया घर में चली आती है। क्या हुआ, अंदर क्यों आई? माँ जी, मुझसे इतनी धूप में कपड़े नहीं धोए जाते, आप वॉशिंग मशीन ला दीजिए, मैं उसी में कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन ला दे? ओहो, महारानी मशीन से कपड़े धोएंगी? तेरी माँ ने कोई खजाना नहीं दिया मुझे जो मैं तेरे लिए मशीन लाऊं। चुपचाप जाकर हाथ से कपड़े धो। सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। एक काम करती हूँ, रमेश भाई को फोन लगाती हूँ, अब वही मेरे लिए वॉशिंग मशीन ले आएंगे, वो तो मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। तभी रिया अपने भाई रमेश को फोन लगाती है और उसे सारी समस्या के बारे में बताती है। रिया तू चिंता न कर, मैं 1 घंटे में ही वहाँ वॉशिंग मशीन लेकर आ रहा हूँ। रमेश कॉल कट कर देता है। वाह, ये होते हैं भाई, चलो अब हाथ से कपड़े धोने से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तभी 1 घंटे बाद रिया के भाई रमेश और सुरेश दोनों मिलकर एक नई वॉशिंग मशीन लेकर रिया की ससुराल में आते हैं। रिया,
ये सब क्या है? तुमने भाई को बेवजह क्यों परेशान किया? वही कलोटी, तू अपना काम से काम कर। अपनी बहन रिया के लिए तो हम चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं। आइए ना रमेश बेटा, सुरेश बेटा, दोनों अंदर बैठो। रमेश और सुरेश दोनों भाई घर में सुजाता के पास सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। रिया बहू, तुम्हारे भाई पहली बार हमारे घर पर आए हैं, जाओ उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। अरे माँ जी, मुझे ना जल्दी से कपड़े धोकर बाजार में अपने लिए कुछ सामान लेने जाना है। आप इनकी चिंता मत कीजिए। भाई, आप रास्ते में होटल से कर लेना चाय नाश्ता। इतना कहकर रिया वहाँ से उठकर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने चली जाती है, जिसके बाद दोनों भाई शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। सुजाता जब भी रिया को घर में कोई काम करने को कहती थी तो रिया उस काम को आसान करने के लिए अपने भाई को फोन लगाती थी और हर बार उनसे तरह तरह की मशीनें और चीजें मंगवाती थी। धीरे धीरे रिया के भाई भी रिया की इस हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन रात में घर में रक्षाबंधन की तैयारी चल रही थी। कल रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी रिया रमेश को फोन लगाती है। भाई, कल रक्षाबंधन है और मुझे कल गिफ्ट में एक कार चाहिए। मुझे यहाँ बाजार आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कार? ये रिया तो दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही फरमाइशें करने लगी है। इसके कारण तो हम एक दिन पूरे कंगाल हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे तभी रिया और कोमल के भाई रमेश, सुरेश और महेश, ये तीनों रिया कोमल के घर आते हैं। उस समय रिया अपने कमरे में मेकअप करके बैठी थी। भाई चलिए, मैं आप तीनों को राखी बांध देती हूँ। चुप रहे, हम पहले रिया से राखी बंधवाएंगे। रिया अपने कमरे में मेकअप करने में लगी थी। इधर उसके तीनों भाई उसकी राह देख रहे थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। अब तक रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ये रिया अब तक आ क्यों नहीं रही? भाई, मुझे भी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं समय से ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भाई, मुझे तो राखी बांध दीजिए ना। तीनों भाई कोमल की बात को इग्नोर कर देते हैं। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो अपना मेकअप करने में लगी थी। इधर रमेश, सुरेश, महेश तीनों को ऑफिस से कॉल आते जा रहे थे। इस तरह शाम के 5 बज जाते हैं, पर रिया अब तक नहीं आई थी। तभी रमेश, सुरेश, महेश तीनों को अपने ऑफिस से फोन आता है कि उन्हें हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये खबर सुनकर तीनों बहुत रोने लगते हैं। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है। चलो, मैं तीनों को राखी बांध देती हूँ। ये क्या किया तूने रिया? आज तेरी वजह से हमारी नौकरी चली गई। तभी तीनों मिलकर रिया को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे, तुम मुझे क्या सुना रही हो? मैंने रोका था क्या तुम्हें? बात करते हो। खुद यहाँ टाइम पास करके अपनी नौकरी गवा दी और मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं बांधनी आपको राखी। तभी कोमल गुस्से में आकर रिया को एक जोरदार चांटा मार देती है। जिन भाइयों ने जीवन भर तेरी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हें ऐसी बात कह रही हो? सवेरे से शाम तक अपनी नौकरी की परवाह किए बिना वो तुझसे राखी बंधवाने बैठे हैं और तू उन्हें इतना बुरा भला कह रही है। तेरी वजह से उनकी नौकरी गई। वो तुझसे इतना प्यार करते हैं और तू अपने ही ससुराल वालों के सामने उनका इतना अपमान कर रही है। बड़ी घमंडी हो तुम रिया। मतलब था जब तब भाई, और मतलब निकल गया तो भाई कौन? यहाँ मैं भाइयों के प्यार के लिए बचपन से तड़प रही हूँ कि मेरे भाई अब मुझे प्यार करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। अरे तू तो भाग्यशाली है कि तुझे भाई इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, और तुझे इस प्यार की कदर ही नहीं। अरे मुझसे पूछ, भाइयों का प्यार न मिलने से कितनी तकलीफ होती है, कितना अकेलापन महसूस होता है। अपने भाइयों की इज्जत करना सीख रिया, इनके प्यार की कदर कर। अरे तू भाग्यशाली है कि तुझे भाइयों का प्यार मिल रहा है। अरे मुझे देख, मेरे भाई मेरे पास हैं, फिर भी मुझे भाइयों का प्यार नहीं मिल रहा। कितनी बदनसीब हूँ मैं। कोमल की ये बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तीनों भाई कोमल के कदमों में गिरकर कोमल से माफी मांगते हैं और उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाती हैं। भाभी, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना पुदीना। आहा! चंदू को इस तरह से गाना गाता हुआ देखकर उसकी माँ झुमरी गुस्से में कहती है, चंदो, तुझको गाना गाने के सिवा कछु आता है कि नहीं? जब देखो भोजपुरी माँ घुसी रहती है। अपनी अम्मा की एक ठो बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो। तुम दोनों बहनें, आज तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने को हैं, तो लड़के वालों के सामने अपनी लुल्लपंती शुरू मत करना।
अरे तुम टेंशन नहीं आओ मत अम्मा, हम एकदम चुप रहेंगे। कहो तो जुबान पर चेपी लगा ले। अभी जाकर तुम दोनों बस तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में गायत्री अपनी दोनों बेटों सुमित और रोहित उनके साथ उनके घर आती है। गुंजा और चंदो गांव की मिट्टी में पली बड़ी खुश मिजाज लड़कियां हैं। दोनों बहनें गोरी और सुंदर हैं, मगर चंदो की चोटी खड़ी है। क्या गायत्री को चंदो और गुंजा अपने बेटों के लिए पसंद आएंगी? घर आने पर हरि प्रसाद गायत्री और उनके बेटों का स्वागत करता है। आइए गायत्री जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे पति तो नहीं रहे, मगर मैं उनका दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। अरे सुनती हो, चांदो और गुंजा को ले आओ। जैसे ही रोहित चंदो की खड़ी चोटी देखता है तो अपने भाई सुमित से कहता है, यार सुमित भैया, आपकी तो फुल टू पटाखा है, मगर मेरी वाली की चोटी तो माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ी है। प्रणाम होने वाली अम्मा जी, ये लीजिए चाय। अरे आप दोनों काहे भूखे प्राणी की तरह टुकुर टुकुर ताकत हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी खाइए। यार भैया, जो भी हो, इसकी भोजपुरी तो हमरे दिलवा में घर कर गई। हमको तो ये अब देसी लुगाई चाहिए। क्या बात है छोटे। इसी के साथ गायत्री रिश्ता पक्का कर देती है। शादी करके गुंजा और चंदो को बहू बनाकर शहर ले आती है। मगर क्या गांव की देसी बहुओं को दिल्ली शहर खुशियां देगा? डोरबेल बजाने पर मॉडर्न तान्या और दिशु दरवाजा खोलती हैं। हे मम्मी, भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अरे माँ जी, कौन है ये बेशरम? अरे जरा देखिए तो कैसे फटे चिट्टे कपड़े पहने हैं। इका कपड़ा में से मच्छर तो मच्छर, चूहा भी आइस पाइस खेल लेगा। तभी सुमित धीरे से गुंजा के कान में कहता है, गुंजा, ये दोनों तुम्हारी ननद है और हमारी बहन। लागत है ये शर्म लिहाज बेचकर इमली खा गई हैं। जस्ट शट अप यू ब्लडी बहन जी। अरे बहन जी नहीं ननद जी, हम हैं तुम्हारी भाभी फ्रॉम छपरा। ये सुनकर दिशु और तान्या गुस्से में भड़क जाती हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, हमें ये जरूरी काम करने आप हमारे भाई को गांव लेकर गई थी मम्मी। घर आई अपने गांव की भाभियों को देखकर दोनों शहरी ननद चिढ़कर कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के पहले दिन चंदो और गुंजा खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। चंदो बहू, जाकर अपनी ननद को नाश्ते के लिए बुला लाओ। चंदो जैसे ही कमरे में आती है जहां तान्या और दिशु मेकअप कर रही होती हैं, चंदो कमरे के अंदर आ जाती है। अरे क्या बात है, हमारी सहरी ननद बड़े जोरों शोरों से लिपाई पुताई कर रही हो। अपनी गवार भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर दिशु उस पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के हमारे कमरे में आने की? आइंदा अगर बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में आई ना, तो तेरे सर पर ये जो एंटीना खड़ा है ना, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा मत करना दिशु, हमारी गवार भाभी की खड़ी चोटी चलते फिरते हैंगर का काम करती है। ये सब सुनकर बेचारी चंदो आंखों में आंसू लिए जहां उसका पति रोहित उसे परेशान देखकर उससे पूछता है। चंदो उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहित उसे एक पार्लर लेकर जाता है जहां उसके बाल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर चंदो अपनी दोनों शहरी ननद से कहती है, क्या हुआ हमरी शहरी ननद, हमरे बाल देखकर तुम्हारे गुर्दे लाल काहे पड़ गए? गुस्से में आकर तान्या चंदो पर हाथ उठाती है। तो कौड़ी की देहाती हमें चिढ़ाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, ये गलती नहीं करना। काहे कि ई तुम्हारी ककड़ी जैसी कलाई में इतना जान नहीं जितना देसी घी में है जो हम गांव में खाए हैं। और हमका एक तो बात बताओ, तुम दोनों बहन फायर काहे रहती हो? कहो तो तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेडियर मंगा दे। वो फायर ब्रिगेडियर होता है, बिगड़े डियर नहीं, गंवार कहीं की। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। तान्या और दिशु अक्सर अपने शहर से होने का घमंड अपने गांव से आई भाभियों पर दिखाती है और गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती हैं। मगर चंदो और गुंजा भी उनका जमकर मुकाबला करती हैं। इसी बीच में तान्या का बर्थडे आ जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी वाला बर्थडे हमारी प्यारी ननद जी। तुम दोनों के बर्थडे विश की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके सामने अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी मत खोलना, अंडरस्टैंड?
यू बेटर अंडरस्टैंड। गुंजा, चल हम दोनों भी इन शहर वालों को दिखा देते हैं कि गांव वाले इनसे कम नहीं। हाँ, और वैसे भी हमको शहरी रंग में देखकर हमारी ननद भी खुशी के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाएगी। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चंदू और गुंजा अपनी ननद की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती हैं और सैंडल भी पहन लेती हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे मेकअप शुरू करती हैं। अरे ई मेकअप करे माँ तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई। एक जगह पाउडर ज्यादा हो जाता है तो एक जगह कम हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी मेकअप लपेट और नीचे चल। दोनों गवार भाभियां ढेर सारा मेकअप लपेट कर पार्टी में आती हैं, जहां तानिया के सभी दोस्त उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तानिया, लुक एट दिस फनी गाय, ऐसी लग रही है जैसे एशियन पेंट लपेट कर आ गई हूँ। अरे बताओ हमारी प्यारी नंद जी, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? बिजली गिरा रही है ना। तुम्हारी गांव की भाभी को देखो, सब कैसे नाके फाड़ फाड़ के हमको ही देख रहे हो। तानिया, ये दोनों तेरी भाभियां हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हमारी ननद की सहेली, हाउ डू यू डू? तुम हमारी ननद से बातें करो, हम बाकियों से मिलकर आते हैं। फिर तानिया की दोनों भाभी पार्टी में इधर उधर घूमने लगती है, मगर हाई हील पहनकर उनसे चला नहीं जाता। तभी गुंजा गिर जाती है। अरे मोरी मैया, ये ससुरी सैंडलवा तो भरी पार्टी में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। यार तानिया, तेरी देसी भाभियां तो एकदम अलग पीस हैं, या फिर ये कहूँ कि एकदम डिफेक्टिव पीस है। एक एक करके तानिया के सभी दोस्त उसकी भाभियों का मजाक बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तानिया गुस्से में अपनी दोनों भाभियों पर भड़क जाती है और सबके सामने उन पर चिल्ला देती है। मैंने तुम दोनों को सुबह ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के सामने अपनी जुबान मत चलाना, मगर तुम दोनों ने अपनी गवारपंथी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। किससे पूछकर तुम दोनों ने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया और मेरा मेकअप लगाया? अरे इससे अच्छा तो यही होता कि तुम 6 मीटर की साड़ी लपेट कर आ जाते। और ये सब करके क्या तुम दोनों गवार मेरी और मेरी बहन की तरह शहरी बन जाओगी? देसी देहाती कहीं की, कपड़े बदल लेने से लैंग्वेज नहीं बदल जाती। ये सब सुनकर चंदू और गुंजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बहुत रोती हैं। बस बहुत हुई गवा ननद जी। अरे हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि तुम खुश हो सको, मगर सबन के सामने तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की। अब बस अंग्रेजी माँ किटपिट करने से कोई शहरी बाबू नहीं बन जाता। हमारी भाषा देसी जरूर है, मगर दिल एकदम साफ है। ये नफरत नहीं है, न मैल। हमें लगता था कि तुम बदल जाओगी, मगर हमसे गलती हुई गई। अब हम चलते हैं, काहे कि दिल्ली शहर हम दोनों देसी भाभियों को रास नहीं आया। जय राम जी की। ये कहकर चंदो और गुंजा वहां से जाने लगती है। तभी तानिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मत जाओ। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अपनी ननद के माफी मांगने पर दोनों भाभियां उसे गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से तानिया और दिशु अपनी भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।